दोस्तों दोस्तों नमस्कार। आज जो है 20 दिसंबर है और हम 20 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर पढ़ेंगे और जो कि बहुत अच्छी करंट अफेयर है, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, डाउन टू अर्थ जैसे स्रोतों से लिया गया है। तो हम चलते हैं अपने करंट अफेयर की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग हब, यानी कि क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर को भारत का पहला आधिकारिक क्वांटम हब घोषित किया गया, जहां भारत का पहला स्वदेशी 100 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया गया है। मतलब 100 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया है। तो वो कौन सा है? पुणे। अब दोस्तों बात उठती है, ये क्वांटम कंप्यूटर मतलब है क्या, मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या। इसका मतलब होता है कि जो आधुनिक दुनिया में ऐसे कंप्यूटरों का निर्माण करना जिनकी स्पीड बहुत हाई स्पीड हो, बहुत मतलब सेकंडों में काम होता हो, हर चीज़ इतना स्पीड से काम हो कि उसमें कोई देरी न हो। इसी को मतलब कहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। तो हम चलते हैं, मतलब ये है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत पुणे को प्रमुख केंद्र बनाया है। क्या बनाया है? पुणे को प्रमुख केंद्र बनाया है। ठीक है। और ये है क्या, मतलब सरकार ने कब शुरू किया था? भारत ने 2023 में 6,000 करोड़ रुपए का बजट का रखा था। क्वांटम मिशन शुरू किया था। ठीक, क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पे काम करता है। ठीक है। और जैसे कंप्यूटर का था वो बिट्स पे काम करता है, और ये किस पे करता है? क्यूबिट्स पे काम करता है। और इसकी स्पीड जो है उससे बहुत तेज, जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, उससे बहुत तेज होती है। ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा, मतलब क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति जो है 2025 में, दिसंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? जैसलमेर में आयोजित किया गया। ठीक, कौन सा युद्ध? वायु शक्ति युद्ध अभ्यास दिसंबर में कहाँ आयोजित किया गया? जैसलमेर में आयोजित किया गया। चलो इसके बारे में देखते हैं क्या है। इसमें जो स्वदेशी तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन से? स्वदेशी और प्रचंड, ये सब अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब स्ट्रैटेजी के बाद पोखरण में ही भारत ने 1774 में, कब? 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नामक और 1998 ऑपरेशन शक्ति के तहत परमाणु ऊर्जा का परीक्षण किया था। 74 वाला स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति 98 में परीक्षण किया था। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। चलो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ये है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानिक मुद्रा में व्यापार करने के लिए वास्तु खाता की संख्या बढ़ाई है? तो किसके साथ बढ़ाई है? UAE के साथ। अब दोस्तों वास्तु खाता होता क्या है? वास्तु खाता का मतलब होता है कोई भी देश, जैसे कि हम अब जैसे UAE के साथ समझौता किए, तो UAE का कोई बैंक आए, ठीक, UAE का कोई बैंक आए, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ RBI है, वैसे UAE का कोई बैंक है, वो भारत की कोई भी बैंक, जैसे कि SBI हो गया या किसी भी बैंक में भारतीय रुपया में, मतलब यहाँ पे क्या करें, भारतीय रुपया में अकाउंट खोले और जितना भी सामान खरीदना है, जैसे कि भारत से जितना भी व्यापार करता है, तो वो पैसे में खरीदेगा, रुपए में खरीदेगा। ठीक, क्या? रुपए में खरीदेगा। अब ये इस अकाउंट को बोलते हैं वास्तु खाता। मतलब विदेश का कोई भी बैंक भारत में आता है और यहाँ पे एक अकाउंट खुलाता है भारतीय रुपए में, और उससे व्यापार करता है पैसे में। अब दूसरा रीजन क्या है? एक होता नास्त्रो खाता, मतलब अब भारतीय बैंक जैसे SBI हो गया या फिर कोई भी बैंक हो गया, वो विदेशों में जाता है, उसकी सेंट्रल बैंक या कोई भी बैंक हो, उसमें खाता वहाँ की करेंसी में, UAE की करेंसी दिनार में खुलाता है। ठीक है। तो उससे व्यापार होता है, वहाँ पे जो सामान खरीदता है भारत उनकी करेंसी में खरीदता है। इसी को बोलते हैं वास्तु खाता और इसी को नास्त्रो खाता। वास्तु मतलब क्या होता है कि कोई भी विदेशी बैंक जब भारत में आके अकाउंट खुलाता है भारत की करेंसी में, और नास्त्रो मतलब जब भारत का कोई बैंक विदेशों में जाता है, वहाँ पे अकाउंट खुलाता है उनकी करेंसी में, उसे बोलते हैं नास्त्रो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा इसका ये है क्या, भारत और UAE या कच्चे तेल का व्यापार जो है
डॉलर के बजाय अब रुपए और दिरहम में कर किया जाएगा। किसमें? रुपए और दिरहम में किया जाएगा। ठीक है। भारत यूएई के बीच सेपा एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2022 से लागू है। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है कि जैसे भारत जो है एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए इसको बोलते हैं, और ये है सेपा। ये उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा। उसमें मतलब केवल गुड्स को शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें गुड्स के साथ सेवाओं को, अन्य भी चीज़ों को शामिल किया जाता है। ठीक है। तो ये सेपा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा छूट मिलती है एफटीए से। ठीक है। चलो, आई होप समझ गए होंगे। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है। ठीक है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार गलथिया खाड़ी, जहां एक मेगा पोर्ट बन रहा है, ये किस द्वीप का समूह हिस्सा है? अब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत विवादित में रहा। ये गलथिया खाड़ी जो है बहुत विवादित में था। रीजन ये था कि सरकार जो है एक पोर्ट जो है, पोर्ट पे ये क्या है, अंडमान निकोबार। देख लेते हैं क्वेश्चन फिर बताते हैं इसका क्या है। ठीक। ये जो द्वीप है ये अंडमान निकोबार द्वीप का है। ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप में, जिसमें से अंडमान जो है ये अंडमान है और ये निकोबार है। ठीक है। तो अंडमान भी कई कई पार्टों में है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। तो इन दोनों को जो विभाजित करती है, मतलब उत्तरी अंडमान निकोबार और अंडमान को निकोबार से, वो 10 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री? 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे निकोबार है। तो यहीं पे एक गलथिया खाड़ी है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार क्या कर रही है, मेगा चीज डेवलप कर रही है। यानी कि वहाँ पे मॉल भी होगा, वहाँ पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, सब कुछ होगा, वहाँ पे पोर्ट भी होगा, बहुत अच्छा पोर्ट बनाया जाएगा। अगर भारत यहाँ डेवलप कर लेता है तो भाई बड़ा सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में फैला है। तो भारत इतना ही सामान है तो यहाँ पे उतारेगा, उसके बाद भारत आ जाएगा सीधा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे निकोबार द्वीप में इतनी ज़्यादा जैव विविधता है, वहाँ पे पेड़ों की कटाई की जा रही, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी, या कई लोगों ने इस पर पिटीशन जारी की कि भैया इसको देखा जाए, वहाँ बहुत सी प्रजातियाँ रहती हैं, वहाँ बहुत सी जनजातियाँ रहती हैं। ठीक है। उनको नुकसान होगा। ठीक है। यही है। ठीक है। चलो, गलथिया खाड़ी नेशनल पार्क दुनिया का सबसे बड़े कछुए लेदर टर्टल का प्रजनन प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है। चलो, अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये है 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक। क्या है? बिजनेस लाइन के अनुसार भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में हॉकी स्टिक ग्रोथ देखी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। हॉकी स्टिक ग्रोथ क्या बोल रहा है? बिजनेस लाइन के अनुसार भारतीय विनिर्माण में, ठीक, हॉकी स्टिक ग्रोथ देखी गई है। मतलब अर्थव्यवस्था में इसका क्या अर्थ होगा? तो ये मतलब स्थिर विकास, अचानक तीव्र वृद्धि। इसका मतलब होता है अचानक तीव्र वृद्धि। जैसे कि इसमें ये एक शब्द बोला है विनिर्माण क्षेत्र। जैसे कि कोई भी देश होता है दोस्तों, उसके विकास करने के लिए सबसे पहले मतलब 3 सेक्टर डेवलप होते हैं। एक प्राथमिक सेक्टर, एक द्वितीयक सेक्टर, और एक क्या होता है, तृतीयक सेक्टर। तो जो विनिर्माण क्षेत्र होता है ये द्वितीयक सेक्टर में आता है। किसने? द्वितीयक सेक्टर में आता है। तो इस कहने का मतलब है जो ये जो द्वितीयक सेक्टर है, अभी इसको जो अर्थव्यवस्था में लगभग 25 से 26% योगदान है जीडीपी में। तो इसी सेक्टर का बड़ी मात्रा में एकदम से ग्रोथ हो गया। तो इसका एकदम से ग्रोथ हो रहा है बड़ी तेजी से, इसी को बोलते हैं हॉकी स्टिक ग्रोथ। क्या है? हॉकी स्टिक ग्रोथ। चलो ठीक है। चलो इसका वो पढ़ लेते हैं। क्या है ये देखो। ठीक। ये क्या है? भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, मतलब इंडस्ट्रियल जो सूचकांक जारी करती है, जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसकी दिसंबर में 8 पॉइंट कितना ग्रोथ हो रही है? 8.5% की दर से ग्रोथ हो रही है। आधार वर्ष क्या है आईआईपी का? 2011-12। ठीक ठीक 2011-12। जीडीपी का भी 2011-12। अभी सरकार ने आधार वर्ष इनका बदलने के लिए 22-23 करने का लक्ष्य रखा है। मतलब सोच रहे हैं 22-23 कर देंगे। आधार वर्ष ये होता है कि इसी दर से हम जो है अपनी इकोनॉमी को गणना करते हैं कि उतने साल कितनी महंगाई थी, इतने साल क्या है। ये एक रियल वास्तविक दर मानते हैं इसको। ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 6 ये है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इसरो ने दिसंबर 2025 में ब्लैक होल के अध्ययन के लिए कौन सा नया मिशन लॉन्च किया है? तो कौन सा लॉन्च किया है? एक्सपोसैट 2 लॉन्च किया है। ठीक, ये है क्या, आप देख लेते हैं क्या है। ठीक, तो एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह जो ब्रह्मांडीय स्रोतों से धूल कणीकरण की जांच करेगा। ये जो है ब्रह्मांडीय स्रोतों से धूल कणों की जांच करेगा। ठीक है, चलो इसको आगे देख लेते हैं क्या है। भारत दुनिया का दूसरा देश, कौन सा? दुनिया का जो दूसरा देश है जिसने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए समर्पित मिशन लॉन्च किया। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, हाल ही में संपन्न जलवायु चर्चाओं के अनुसार 2025 में COP30 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? जो COP होता है मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ, जैसे कि हर बार जो है यूनाइटेड नेशन, कौन सा? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट, यूएन कह सकते हो, UNFCC, जो हर साल जो है सम्मेलन होता है इसका। और पहला कब हुआ था? 1992 में, जिसको बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन। ठीक, कब हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन। उसके बाद से पहला 1995 से शुरू हो गया था। यहीं पे 3 चीज़ें दी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक UNFCC बना था, एक UNCBT बना था, और एक UN डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए आया गया था। और यही जो पृथ्वी सम्मेलन था 1992 में, और एजेंडा 21 भी आया था। कौन सा? एजेंडा 21। ठीक है, चलो ये कहाँ पे हुआ? COP30 जो फेमस में है, ये ब्राज़ील के बेलम में हुआ। कहाँ? ब्राज़ील के बेलम में। चलो आगे चलते हैं, ये लिखा है। ठीक, जिसका मुख्यालय अमेज़न वर्षा वन का रक्षण करना है। जिसका मुख्य मुद्दा क्या था? अमेज़न वर्षा वनों की रक्षा करना था। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 ये है कि 2025 के अंत में घोषित सूचना के अनुसार अगले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, एक यूथ गेम्स होता है, एक यूनिवर्सिटी गेम्स होता है, और एक खेलो इंडिया गेम्स होता है। तो यूथ गेम की मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा। बिहार ने इसका मतलब जो वो रखा है, क्या बनाएगा, अरे क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं क्या लिखा है। पहली बार बिहार इन खेलों की मेजबानी करेगा। मुख्य केंद्र पटना और राजगीर होंगे। खेलो इंडिया कार्यक्रम 2018 से शुरू हुआ था। कब? 2018 में। आज ध्यान रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम कब शुरू हुआ था? 2018 में। पहला कहाँ मनाया गया था? दिल्ली में। और 2026 वाला कहाँ मनाया जाएगा? बिहार में। ठीक, इस साल का खेलो इंडिया यूथ गेम भी बिहार में ही संपन्न हुए थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, दिसंबर 2025 में शिपिंग मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र की वास्तविक समय रियल टाइम निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? सागर मंथन पोर्टल। ठीक है, चलो यह भारत के सभी 12 प्रमुख बंदरगाहों में डिजिटल रूप से जोड़ेगा। ठीक, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो गया है। ठीक, इसका जो है विस्तार बनाया जा रहा है ना, तो इसलिए ये हो गया। नहीं वैसे भी कांडला बंदरगाह, दीनदयाल इसको नाम से जानते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने, क्या है? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने प्रलय मिसाइल की एक और रेजिमेंट को मंजूरी दी है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो बता सकते हो प्रलय मिसाइल कौन सी है? सतह मारने वाली है। यानी कि ये एक मिसाइल है, ठीक, और एक यहाँ पे ये टारगेट है, ये मान लो टारगेट है। ठीक, यहाँ से मिसाइल चली, ऐसे गई और ऐसे टारगेट कर दी। यानी यहाँ पे कोई सतह पे रखा है, तो ये सतह तो सतह मार्केट है। और ठीक है, बैलिस्टिक। अब दोस्तों मिसाइलें 2 टाइप्स होती हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, एक क्रूज मिसाइल होती है। बैलिस्टिक क्या करती हैं? अपने टारगेट को भेदने के लिए वायुमंडल के ऊपर जाती हैं, मतलब ऊपर परवलय कर जाती हैं, फिर आके टारगेट को अचीव करती हैं। लेकिन जो क्रूज मिसाइलें होती हैं वो उड़ान भरती हैं, बस वायुमंडल के अंदर ही क्षेत्र में रहती हैं, और जाके तुरंत बहुत तेज स्पीड होती है इनकी, ठीक, और इसे अटैक कर देती हैं। तो इसे बोलते हैं क्रूज मिसाइल। चलो यह एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 150 से कितनी है? 150 से कितनी है? 500। ध्यान रखना, 150 से 500। इसे DRDO ने विकसित किया था और यह चीन पाकिस्तान सीमा में तैनात है। ठीक, चलो अब चलते हैं नैनो यूरिया पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, PIB की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने नैनो यूरिया प्लस का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया। कौन? नैनो यूरिया प्लस का। इस
किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था? किस संस्था? इफ्को द्वारा। ठीक है। नैनो यूरिया प्लस क्या था? एक यूरिया थी। क्या थी? यूरिया। पहले क्या था? यूरिया बोरी में आती थी, फिर नैनो यूरिया बनाया गया। उसमें क्या था? लिक्विड के रूप में डाला जाता था, यानी कि जो लिक्विड है उसको मिला के बस डाला जाता था और उस छिड़काव किया जाता था। तो वो केवल पत्ते पे ही जाती थी, जितनी ज़रूरत थी उसको पेड़ को, मतलब उस पौधे को उतना है उसको मिल जाती थी। ठीक, इसको नैनो यूरिया कहते हैं। इससे क्या बचत होती है? जैसे ये यूरिया है, बोरी भर डालते थे तो आधी पेड़ों के लिए ज़रूरत होती थी, आधी ऐसे ही पड़ती थी। पानी वानी बरसता था, वो पोल्यूशन जाता था, पानी बह के तालाबों में जाता था, वहाँ का इकोसिस्टम खराब होता था, ये दिक्कत होती। फिर नैनो यूरिया ही छिड़काव के द्वारा बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये नैनो यूरिया प्लस है जो इफ्को ने बनाया है। ठीक है, चलो। नैनो यूरिया प्लस पुराने नैनो यूरिया का उन्नत संस्करण है जो मिट्टी की उर्वरता को अधिक समय तक बनाए रखेगा। ये और अधिक समय तक बनाए रखेगा। दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट काकोल कहाँ? गुजरात में स्थापित किया गया। ठीक, पूरी दुनिया का, भारत का नहीं। अब क्वेश्चन आ जाएगा, पूरी दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पे स्थापित किया? गुजरात कालोल में। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, दिसंबर 2025 में WHO ने किस भारतीय राज्य को शून्य स्वदेशी मलेरिया मामलों के लिए विशेष प्रशंसा दी है? तो कौन सा है? सिक्किम है दोस्तों। कौन सा? सिक्किम। ठीक, चलो। सिक्किम ने पिछले 3 वर्षों में कितना? पिछले 3 वर्षों में एक भी स्थानीय मलेरिया मामला दर्ज नहीं किया है। ठीक है, चलो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है संसद का शीतकालीन सत्र में। तो क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है संसद का सत्र आहूत करते हैं? तो किसके तहत करते हैं? 85 के तहत करते हैं। इसे आहूत भी करते हैं और सत्रावसन भी करते हैं और सत्रा विघटन भी करते हैं। देखो, जैसे विघटन वाला जो होता है तो वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। ठीक, सत्रा आहूत वो भी क्या होता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन स्थगन जो है वो पीठासीन अधिकारी मतलब लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रखना, जो स्थगन मतलब होता है कि कुछ समय के लिए जो है सत्र जो है बंद करके थोड़ी देर बाद चालू होगा या 1 या 2 दिन बाद होगा, वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि पीठासीन अधिकारी। लेकिन उसका विघटन करना, उसको बुलाना, सत्रावसन करना, ठीक, ये कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। समझ गए ना? किसके तहत? आर्टिकल 85 के तहत। ठीक है, चलो। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 14 ये है, द हिंदू। क्वेश्चन ये है, द हिंदू के अनुसार हाल में किस देश का प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इटाना फिर सक्रिय हो गया? तो ये कहाँ है? इटाना इटली में है। ठीक, चलो। ज्वालामुखी या यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। देखो, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी होता है, एक विषुप्त ज्वालामुखी होता है और एक क्या होता है? विलुप्त ज्वालामुखी। मतलब 3 प्रकार, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत प्रकार की ज्वालामुखी। ये सक्रिय मतलब होते रहते हैं, विषुप्त मतलब कभी 1 साल 2 साल बिल्कुल जो शांत है, मतलब विलुप्त हो गए हैं इनको कभी भी, जैसे कि किलिमंजारो। ठीक, इस प्रकार के ज्वालामुखी। चलो, और इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को बोलते हैं। ठीक, चलो। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन ये है कि जो है सेबी ने क्या है? सेबी ने शेयर बाजार में किस नए सेटलमेंट चक्र को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भैया। मतलब ये है, अभी चलो अब बताते हैं इसको क्या है। हाँ, ये ठीक, मतलब सेबी क्या करती थी, जैसे हम शेयर मार्केटिंग ट्रेड करते हैं तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग क्या होती है? तो पैसा पहले आज से मतलब 2 महीने 5 महीने या 10 महीने 1 साल पहले होता था कि शेयर मार्केट में एक डीमेट अकाउंट होता है। तो जो भी पैसा आएगा पहले डीमेट अकाउंट में आएगा, तो आप 2 दिन बाद, पहले क्या था 2 दिन बाद पैसा निकालते थे। फिर उसमें सुधार कर किया गया कि जितना भी डीमेट अकाउंट है उसको पहले 1 दिन बाद पैसा निकाला जाएगा। मतलब
आप जितना भी पैसे घाटा है या नफ़ा किए उसको तुरंत नहीं निकाल सकते थे, तुरंत उस पैसा को खर्च नहीं कर सकते थे, उसे 1 दिन लगता था। फिर सरकार ने कहा T+1 निपटान, मतलब फिर 0 दिन में हो जाएगा। तो ये अभी किया गया था कुछ समय पहले। तो अब इसे क्या किया, सेबी ने अनिवार्य कर दिया कि जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं ऐसे तुरंत, मतलब T+0, जैसे आप अकाउंट डीमेट अकाउंट में आता है वैसे आप उस पैसे को निकाल के कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं T10 प्रणाली। किसने, शेयर खरीदने से बेचने उसी दिन पैसा शेयर खातों में आ जाएगा। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।